नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। भारतीय भूगोल का जो टॉपिक वाइज सीरीज हमने शुरू किया था उसका आज का टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र और प्रमुख जिले। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदियों में शामिल नहीं है। देखो, पूर्ववर्ती नदी कौन सी नदियाँ होती है वो थोड़ा समझ लो। जहाँ आज हमारा हिमालय पर्वत है वहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, पहले हुआ करता था वहाँ पे 33 सागर। कौन सा सागर? 33 सागर। और 33 सागर जो था उसके दोनों तरफ, एक तरफ तो थी हमारी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट जिस पे तिब्बत है, और एक तरफ थी हमारी भारतीय प्लेट। तो ये यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा ये था और भारतीय प्लेट का हिस्सा इस तरीके से, ये हमारा प्रायद्वीप है भारत। और यहाँ पे हुआ करता था 33 सागर। इस 33 सागर में दोनों तरफ से, इधर से भी कुछ नदियाँ अपना जल गिराती थी, इधर से भी कुछ नदियाँ अपना जल गिराती थी। दोनों प्लेटों से 33 सागर में जल गिराती थी नदियाँ। धीरे धीरे ये प्लेटें क्या होने लगी, जब पास आने लगी इनमें वलन पड़ने लगा। ये प्लेटें क्या होने लगी, ये प्लेट इधर आने लगी, ये प्लेट इधर आने लगी। जब ये पास आई तो इनमें वलन पड़ने के कारण, इनमें वलन पड़ा, वलन पड़ने से क्या निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय बना। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ तो कुछ नदियाँ तो वहाँ पे ख़त्म होगी। इनमें से कुछ नदियाँ जो थी उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, और कुछ नदियाँ ऐसी थी जिन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया और धीरे धीरे हिमालय को काटती रही। तो जो नदियाँ हिमालय से पहले की हैं और आज अपनी भ्रंश घाटियों में बहती है, कौन सी नदी कहलाती है? पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती है। दोस्तों, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कोई एक नदी ऐसी है जो पूर्ववर्ती नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखो, सिंधु पूर्ववर्ती नदी। अब सिंधु महान हिमालय के ऊपर कौन सा गाज बनाती है? बुर्जी गाज बनाती है। कहाँ बनाती है? जम्मू कश्मीर में। सतलज नदी कौन से घाट से निकल के आती है? सिप किला से। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी कौन से घाट से प्रवेश करती है भारत के अंदर? दिहांग गार्ज, इसको यांग्याप गार्ज भी कहते हैं। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी जो है, गंगा नदी कोई गाज नहीं बनाती, ये महान हिमालय से निकलती है, इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अगर इसका डिटेल में पढ़ना है तो आपके साथ इसके साथ मैप अटैच कर रहा हूँ। इस मैप में आप आराम से देख सकते हो इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था? दोस्तों, अभी जस्ट मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर हुआ करता था? 33 सागर हुआ करता था। कौन कौन सी प्लेटों के बीच में? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में। ठीक है, और इन दोनों की, ये दोनों प्लेटें जब पास में आई तो इनमें वलन पड़ा और वलन पड़ने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ था। लाल सागर कहाँ पे है? लाल सागर है अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच में। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच में। मृत सागर है इजराइल और जॉर्डन देश के बीच। देश के बीच। और अरब सागर भारत के पश्चिमी तट पर।
ठीक है दोस्तों। तो हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर हुआ करता था? तैतीस सागर हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाओ। दोस्तों इसके लिए पहले हम एक बार मैप देख लेते हैं, कौन कौन सी नदियाँ जो सिंधु नदी के दाएं तट पर आके मिलती है और उत्तर से दक्षिण जमाना है हमें उनको। इसके लिए देखो, ये जो है ये नदी, ये जो यहाँ से निकल रही है डमचौक से भारत में प्रवेश कर रही है और चिल्लास नाम की जगह से भारत से बाहर निकल रही है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी नदी हमारी? ये हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी के उद्गम की बात करूँ तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास से। ठीक है दोस्तों, मानसरोवर झील के पास से उद्गम होता है और ये दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। दमचौक कौन सा है? ये यहाँ पे इस जगह ये दमचौक है और चिलास नामक जगह से राजस्थान से भारत से बाहर निकलती है। दमचौक से प्रवेश और चिलास से भारत से बाहर निकलती है। इसकी दाएं तरफ से इसकी कौन सी नदी बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाना है। तो इसका बाएं तट कौन सा हो गया? अंदर की तरफ जो तट है वो देखो, सिंधु नदी के बाद अपनी झेलम नदी आती है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है हमारी? झेलम नदी निकलती है हमारी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से निकलती है और ये सिंधु नदी के साथ साथ चलती है और आगे जाके इसमें कौन सी नदी आके मिल जाती है? झेलम नदी के बाद चिनाब नदी आके इसमें मिल जाती है। और फिर चिनाब नदी देखो, यहाँ से झेलम नदी निकल रही है अपनी। ये झेलम नदी का उद्गम कहाँ से है? झेलम नदी का उद्गम है बेरीनाग या शेषनाग झील से है। इसके साथ इस चिनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से ये आके किसमें मिल जाती है? चिनाब में, इसमें मिल जाती है झेलम नदी में। इसके बाद रावी नदी है और व्यास नदी है। रावी और व्यास नदी जो कहाँ से निकल रही है? रावी और व्यास नदी निकल रही है हमारे बड़ा लाचला दर्रे से। जो रावी नदी तो किसमें मिलती है? रावी नदी तो झेलम चिनाब रावी मिलके एक संयुक्त दर्रा बनाते हैं और ये किस में जाके मिल जाती है? ये नीचे हमारे सतलज नदी में जाके मिल जाती है। सतलज नदी आ रही है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ये सतलज नदी है। तो और व्यास नदी जो है सीधा अपना पानी किस में गिराती है? सतलज नदी में गिराती है। सतलज नदी में गिराती है। तो अगर मैं इनके क्रम की बात करूँ उत्तर से दक्षिण, तो सबसे ऊपर कौन सी? झेलम आई अपनी, फिर चिनाब आई, फिर रावी आई और व्यास आई। झेलम चिनाब रावी व्यास, उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा है? झेलम चिनाब रावी व्यास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। झेलम चिनाब रावी व्यास उत्तर से दक्षिण का क्रम है इन नदियों का। इसी के साथ इन नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच का जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है? दोआब बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं बारी दोआब। बारी दोआब किस किस के बीच में? ये बारी दोआब है, ये वाला, ये बारी दोआब। ये कौन सी नदी है? ये बारी दोआब। ये रावी नदी और ये व्यास नदी। तो रावी और व्यास के बीच का एरिया क्या कहलाता है? बारी दोआब कहलाता है। इसके बाद रचना दोआब। रचना दोआब किसके बीच में? रावी और चिनाब नदी के बीच में। तो रावी ये रावी नदी है सही और ये ऊपर वाली चिनाब नदी है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? रचना दोआब। तो बारी दोआब हो गया आपका, रचना दोआब। बिस्त दोआब, बिस्त दोआब है व्यास और सतलज के बीच में। तो ये देखो, ये व्यास नदी थी अपनी और ये सतलज नदी नीचे वाली। तो ये बिस्त दोआब यहाँ पे हो गया व्यास और सतलज के बीच में। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ छाछ दोआब, ये रहा आपका छाछ दोआब। ये झेलम और चिनाब के बीच में। तो आपकी झेलम नदी ये और चिनाब नदी इसके बीच में कौन सा है? आपका छाछ दोआब, ये वाला एरिया छाछ। दो नदियों के बीच के जगह को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। तो ये छाछ दोआब हो गया अपना। इसके बाद सिंधु सागर दोआब, सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो एरिया है, ये सिंधु नदी और ये झेलम नदी के बीच का एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाता है? सिंधु सागर दोआब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देखना। देखो बारी दोआब, बारी दोआब है हमारा व्यास और रावी के बीच में। रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में। बिस्त दोआब व्यास और सतलज के बीच में। छाछ दोआब झेलम और चिनाब के बीच में। और सिंधु सागर दोआब सिंधु और झेलम के बीच में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें इतनी भी टफ नहीं है जितनी मैं बता रहा हूँ। इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ईजिली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वापस। क्वेश्चन में पूछा था उत्तर से दक्षिण क्रम। तो झेलम चिनाब रावी व्यास कौन सा ऑप्शन है?
झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे सही? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसके साथ ही अब इन नदियों के बारे में अलग अलग बात कर लेते हैं हम। झेलम नदी जो है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम हुआ है इसका कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। कौन सी झील से? शेषनाग झील से। वेरीनाग के समीप है शेषनाग झील, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और ये आगे चलकर, आगे जब ये आगे बढ़ती है तो आगे बढ़कर किसका निर्माण करती है? उल्लर झील का निर्माण करती है। उल्लर झील का निर्माण, उल्लर झील का निर्माण करती है आगे चलकर। उल्लर झील का निर्माण करने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो अनंतनाग से और शेषनाग के बीच का एरिया है, अनंतनाग से और बारामूला वाला जो एरिया है, बारामूला, ये कैसा एरिया है? ये नौकागम्य एरिया है, नौकागम्य क्षेत्र है। यहाँ पे नौकाएं चलती है, नौकागम्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, नौकागम्य क्षेत्र है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी के किनारे श्रीनगर में स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी के किनारे श्रीनगर में। और एक और चीज, एकमात्र नदी सिंधु नदी तंत्र की जो कि भारत पाक का बॉर्डर बनाती है, भारत पाक बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बने। देखो उद्गम कहाँ से? जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से। आगे चलकर ये उल्लर झील का निर्माण करती है और अनंतनाग से बारामूला बीच में नौकागम्य क्षेत्र है। इस नदी पर तुलबुल परियोजना झेलम नदी के किनारे श्रीनगर में स्थित है और भारत पाक का बॉर्डर बनाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है, ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में उद्गम होता है, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे से। बारालाचला दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश, बारालाचला दर्रा। ठीक है दोस्तों, बारालाचला दर्रे से होता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो सिंधु नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। इस पे दुलहस्ती, सलाल, बगलियाट जल विद्युत परियोजना है। कौन कौन सी? दुलहस्ती, सलाल, बगलियाट, ये क्या है? जल विद्युत परियोजना है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, उद्गम कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे से। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दुलहस्ती, सलाल, बगलियाट जल विद्युत परियोजना किस सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर। अगर मैं रावी नदी की बात करूँ आपसे, रावी और व्यास नदी दोनों का उद्गम कहाँ से होता है? पहले रावी नदी का देख लेते हैं हम। रावी नदी का उद्गम होता है हमारे कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में है ये रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा से रावी नदी का उद्गम होता है। और इस पे हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में इस पे चमेरा बांध बना हुआ है। चमेरा बांध कहाँ पे बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। इस पे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? इस पे प्रोजेक्ट है हमारे, एक तो थीन परियोजना है, थीन परियोजना। जो थीन परियोजना का जो बराव क्षेत्र है उसको कौन सा बांध बोला जाता है? रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध बोला जाता है, जो कि थीन परियोजना का बराव क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसी तरह व्यास नदी की आपसे बात करूं, ये व्यास नदी का भी उद्गम कहाँ से है?
हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से। ये व्यास नदी जो है ना सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी जो पाकिस्तान नहीं जाती है, नहीं जाती। किस में मिल जाती है दोस्तों? ये सतलज नदी में मिल जाती है। मैंने आपको बताया था अभी, पाकिस्तान नहीं जाती है, किस में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास सतलज की सहायक नदी है, और व्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है, क्योंकि सतलज में मिलती है डायरेक्ट। सतलज की सहायक नदी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। उद्गम हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे से है। इसी तरह रावी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से है। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी जो पाकिस्तान नहीं जाती है, और व्यास सतलज की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सतलज को देखें हम, तो सतलज जो नदी है, सतलज इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के समीप राकस्थाल से। तिब्बत के पठार पे मानसरोवर झील के समीप राकस्थाल से आता है। इस पे कौन कौन सी परियोजना है? नाथपा जाखड़ी, बागड़ा, नांगल बांध है। नाथपा जाखड़ी, भाखड़ा और नांगल। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे ये पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देखना, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैंने आपको बताया था, देखो वापस रिपीट कर लेते हैं। झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा दोआब था? छाछ दोआब था हमारा। चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब था? रसना दोआब था। रावी और व्यास के बीच में कौन सा दोआब था? बारी दोआब था हमारा। और व्यास और सतलज के दोआब में बीच में कौन सा दोआब था? बिस्त दोआब था। तो दोस्तों क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, आप उसको अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिए। व्यास और सतलज के बीच में कौन सा दोआब? बिस्त दोआब। रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब। चिनाब और रावी के बीच में रसना दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में छाछ दोआब है। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तुलबुल नौवन परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों मैंने पहले बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। तुलबुल नौवन परियोजना कौन सी नदी पे है? झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग झील से। और कौन सी झील का निर्माण करती है? अपने इसका उलर झील का निर्माण करती है। और चिनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजना है? दुलहस्ती, सलाल, बगलियाट। बताया दोस्तों मैंने ये भी। चिनाब नदी पे दुलहस्ती, सलाल, दुलहस्ती, सलाल, बगलिहाट। सलाल, बगलिहाट, ये परियोजना किस पे? चिनाब नदी पर है। रावी नदी पे कौन सी है? रावी नदी पे बना हुआ है हमारा चमेरा बांध और थिन परियोजना। चमेरा बांध और थिन परियोजना है। थिन परियोजना जिसको रणजीत सागर बांध भी कहते हैं, इसका बराबर क्षेत्र रणजीत सागर बांध है। रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध। सतलज नदी पर हमने देखा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी? नाथपा, जाखड़ी और भाखड़ा। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी? नाथपा जाखड़ी परियोजना, नाथपा जाखड़ी परियोजना, और दूसरी है भाखड़ा परियोजना। इसी के साथ पंजाब में कौन सी है? पंजाब में है हमारी नांगल परियोजना।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें पहले ही बता गया, अभी भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अब तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, छाछ दोआब क्षेत्र स्थित है। दोस्तों अभी बताया मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले, छाछ दोआब क्षेत्र किस किस के बीच में स्थित है? झेलम और चिनाब के बीच में छाछ दोआब क्षेत्र स्थित है। झेलम और चिनाब के बीच में स्थित है। और व्यास और सतलज के बीच में कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है? व्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब क्षेत्र स्थित है। रावी और व्यास के बीच में कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है? ये बारी दोआब क्षेत्र स्थित है। और चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है? रचना दोआब क्षेत्र स्थित है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई कथन है जो असत्य है? भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, बिल्कुल सही है। कौन कौन से देश में बहती है गंगा नदी? गंगा नदी बहती है भारत में बहती है, प्लस बांग्लादेश में बहती है। भारत और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है दोस्तों। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई यूपी में और सबसे कम लंबाई झारखंड में, बिल्कुल सही है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में हुगली नदी निकलती नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ से अलग होती है? पश्चिम बंगाल से अलग होती है गंगा नदी से, पश्चिम बंगाल से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्या क्रम, यह क्रम सही है? देखो अपनों को इसमें क्रम देखना है। हाँ, नदियों का क्रम, ये नंबरिंग किए हुए हैं, ये नंबरिंग जो किया हुआ है, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमें नदियों का क्रम देखना है। जैसे कौन सी नदी कौन से नंबर पे आएगी, तो चेक कर लेते हैं। पहले नंबर पे कौन सी, पहला यहाँ पे डला हुआ यमुनोत्री से यमुना निकल रही है हमारी। दूसरा यहाँ डल रहा है गंगोत्री से हमारी भागीरथी निकल रही है। तीसरा यहाँ डला हुआ है सतोपथ से धौली गंगा निकल रही है, और सतोपथ से हमारी विष्णु गंगा निकल रही है। ठीक है। चौथे पे नंबर पे, पाँचवा नंबर है ये धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलके कौन सी नदी का निर्माण करते हैं? अलकनंदा निर्माण का, पाँचवें नंबर पे, बिल्कुल सही है। पिंडार नदी छठे नंबर पे, पिंडार नदी निकल रही है जो कर्णप्रयाग में जाके किसमें मिल जाती है? हमारी अलकनंदा में मिल जाती है, बिल्कुल सही है। नंदाकिनी नदी निकल रही है हमारे 7वें नंबर पे, जो कि नंदप्रयाग में जाके किसमें मिल जाती है? अलकनंदा में मिल जाती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद मंदाकिनी नदी निकल रही है 8 नंबर पे, जो कि हमारे रुद्रप्रयाग में जाके किसमें मिल जाती है? अलकनंदा में मिल जाती है, ये बिल्कुल सही है। और फिर अलकनंदा के बाद फिर जो ये अलकनंदा नदी है, ये किसमें? भागीरथी में मिलती है। और कौन सी नदी का निर्माण करती है? गंगा नदी का, जो कि कहाँ पे? 9 नंबर पे, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये क्रम बिल्कुल सही है, जिस हिसाब से नंबरिंग दिया हुआ है उसी हिसाब से ये क्रम है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होगी। एक बार और सुन लो, यमुनोत्री जो ग्लेशियर है उससे यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी भागीरथी नदी निकलती है, और सतोपथ ग्लेशियर से धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी निकलती है। तो जो धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी है, ये दोनों नदियाँ जब आपस में मिलती है तो यहाँ से ये अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। ये कहाँ मिलती है? प्रयाग, विष्णु प्रयाग में मिलती है। इसके बाद अलकनंदा नदी में हमारी पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग पे। उसके बाद अलकनंदा नदी में हमारी हमारी नंदाकिनी नदी मिलती है नंदप्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा नदी में हमारी मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद देवप्रयाग में हमारी अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिल जाती है? भागीरथी नदी मिल जाती है। और कौन सी नदी का निर्माण करती है? गंगा नदी का निर्माण करती है। और गंगा नदी और यमुना नदी कहाँ पे? प्रयागराज में आपस में मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा नदी की अंतिम धारा जो अपना जल बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिराती है, कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर आपको सबको पता होगा, हुगली नदी। हुगली नदी नहीं है दोस्तों, हुगली नदी भारत के केस में है। इसकी अंतिम शाखा कौन सी है? मेघना नदी। इसको एक बार समझ लो। देखो, पश्चिम बंगाल में गंगा 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में गंगा 2 शाखाओं में विभक्त, 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक है हुगली शाखा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। दूसरी है भागीरथी शाखा। भागीरथी को गंगा नदी को ही बांग्लादेश में भागीरथी कहते हैं। ये कहाँ पे? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मेन गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों। जब भागीरथी नदी में पद्मा नदी आके मिलती है,
कौन सी नदी, ये भागीरथी नदी में कौन सी नदी आके मिलती है, पद्मा नदी। ये प्लस कर देता हूँ, तो पद्मा नदी जब आके मिलती है तो ये धारा कौन सी, ये इसके बाद जो धारा ये कौन सी नदी कहलाती है, पद्मा नदी कहलाती है, पद्मा नदी। और पद्मा नदी में जब कौन सी नदी आके मिलती है, मेघना नदी, मेघना नदी। तो ये संयुक्त धारा कौन सी कहलाती है, मेघना नदी कहलाती है। और मेघना नदी ही आगे चलकर किस में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी के मुहाने पर है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी के मुहाने पर है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पे है। दोस्तों इन क्वेश्चनों का अच्छे से सॉल्यूशन देखना हो तो साथ में मैंने आपके मैप ऐड किया हुआ है, उसको देख लीजिए। देखो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा, सुंदरवन डेल्टा विश्व विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। इसका विस्तार हुगली नदी से मेघना नदी तक है। कहाँ तक है, विस्तार हुगली नदी जो कहाँ पे प्रवेश कर जाती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है गंगा की शाखा, हुगली नदी से कहाँ तक, मेघना नदी तक, हुगली नदी से मेघना नदी तक है। और इसको सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव क्या है, एक वनस्पति, मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते, जैसे जो भाग समुद्र में डूबा रहता है ना, जो भाग डेल्टा का, जो भाग डेल्टा का समुद्र में डूबा रहता है, जो भाग डेल्टा का समुद्र में डूबा रहता है, वहाँ क्या पाए जाते हैं, वहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया। भारत में बंगाल टाइगर मैंग्रोव वन क्षेत्र के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और ये जो हमारी जो गंगा नदी दो भागों में टूटती है, हुगली और भागीरथी। भागीरथी गंगा का ही नाम है, बांग्लादेश में गंगा को भागीरथी बोला जाता है। ये सब मैंने आपको इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में करा ही दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 10। गंगा नदी की एकमात्र सहायक हिमालय नदी जो इसके दाएं तट पर मिलती है। देखो दोस्तों, गंगा नदी की एकमात्र सहायक हिमालय नदी है वो, मतलब वो नदी भी हिमालय से निकलती है और मिलती इसके कौन से तट पर है, दाएं तट पर मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी नदी है वो हमारी यमुना नदी। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के देखने के लिए आप मैप देख सकते हो, मैप में और इजीली समझाया गया है आपको। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इसके साथ मैप ऐड है उसको आप देख सकते हो। यमुना नदी है, अगर मैं यमुना नदी के बारे में बात करूँ तो उद्गम कहाँ से होता है इसका, मैंने बताया था आपका उद्गम यमुनोत्री से, उद्गम यमुनोत्री से हो रहा है। प्रयागराज में गंगा मिल जाती है, प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। इसको प्रदूषण के कारण क्या घोषित किया हुआ है, जैविक दृष्टि से मृत नदी।
देखते हैं मृत घोषित किया हुआ है, जैव दृष्टि से मृत घोषित किया हुआ है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, गिरी, टोंस, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा यमुना पर कौन सा प्रोजेक्ट है? लखवार प्रोजेक्ट। लखवार इसको दोबारा देख लो। लखवार प्रोजेक्ट किसके? यमुना पे स्थित है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, गिरी, टोंस, ये सब क्या है? यमुना की सहायक नदियाँ हैं। देखो इनमें से जो अगर मैं बात करूँ आपसे टोंस नदी पे कौन कौन सी परियोजना है? यमुना की, एक तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी। कौन सी? सहायक नदी कौन सी नदी है? टोंस नदी है। और इस पे कौन सी परियोजना है? किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना कौन सी नदी पे? टोंस नदी पे। किसाऊ परियोजना टोंस नदी पे। इसके अलावा मैं गिरी नदी की बात करूं तो गिरी नदी पे रेणुका जी प्रोजेक्ट है। गिरी नदी पे रेणुका जी प्रोजेक्ट है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बाकी ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है हमारा घाघरा। घाघरा नदी कहाँ से? तिब्बत से इसका उद्गम होता है और नेपाल में इसको कर्णाली कहा जाता है। और भारत में ये तिब्बत से कहाँ तक पहुँचती है? भारत तक पहुँचती है। तिब्बत से उद्गम हुआ इसका, नेपाल में प्रवेश किया। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली के नाम से। उसके बाद इसने प्रवेश कहाँ पे किया? भारत में प्रवेश किया। ठीक है दोस्तों। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चौक है, शारदा है। अगर मैं सहायक नदियों की बात करूं, सहायक नदियाँ चौक, शारदा। नेपाल में उद्गम, नेपाल में इसको क्या कहते हैं? काली नदी कहते हैं। नेपाल में काली नदी कहते हैं इसको। शारदा नदी को काली नदी है ना, काली नदी कहते हैं। सरयू, इसके किनारे पे क्या स्थित है? अयोध्या। कहाँ पे? सरयू नदी के किनारे अयोध्या। इसके बाद आता है हमारा राप्ती नदी, गोरखपुर, जिसके किनारे पे यूपी। गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक है ना। कौन सी नदी के किनारे पे? गोरखपुर, राप्ती नदी के किनारे पे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं गंडक की बात करूं तो गंडक नदी जो है वो दो शाखाओं से मिलकर बनी होती है। काली गंडक और त्रिशूल गंडक से मिलकर बनती है। काली गंडक प्लस त्रिशूल गंडक। काली गंडक और त्रिशूल गंडक ये क्या कहलाती है? ये बन जाती है हमारी गंडक। ये कहाँ से निकलती है? चंपारण से निकलती है। चंपारण बिहार, चंपारण से बिहार से निकलती है। ठीक है। कोसी नदी, कोसी नदी की अगर मैं बात करूं 7 प्रमुख धाराओं से मिलकर बनती है। 7 धाराओं से मिलकर बनती है। 7 प्रमुख धाराओं से मिलकर बनती है। नेपाल में सप्तकोशी कहते हैं। नेपाल में सप्तकोशी, नेपाल में सप्तकोशी कहते हैं। और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें जब बाढ़ आती है ना तो कहाँ पे बाढ़ आएगी, कितना पानी आएगा, कुछ पता नहीं होता।
बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके अलावा गंगा की एक सहायक नदी है रामगंगा नदी, उसको देख लेते हैं एक बार। रामगंगा अलग से बता रहा हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा देख लेना। रामगंगा नदी ये कहाँ से, गढ़वाल पहाड़ी यूके से उद्गम होता है। इसका उद्गम कहाँ से होगा? गढ़वाल पहाड़ी यूके उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहती है। पार्क में बह के निकलती है और फिर आगे जाके किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है ना। इसमें बूर क्षेत्र पाए जाते हैं, बूर क्षेत्र। दोस्तों बूर क्षेत्र क्या होते हैं? जब मुलायम मृदा जो होती है, मुलायम मिट्टी जो होती है, मुलायम मिट्टी तो क्या हो जाए? बह जाए। मुलायम मिट्टी बह जाए और कंकर युक्त मिट्टी बच जाए। तो ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ये बूर क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 11। 11वां क्वेश्चन है हमारा, दिहांग घाट से भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको इस बारे में। दिहांग घाट से भारत में हमारी कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ पे दिहांग घाट? दिहांग घाट है अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो होता है, उद्गम होता है तिब्बत के प्रांत मानसरोवर झील के पास से। मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है। ये हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है पहले तो। पूर्व की ओर चलती है, पूर्व की ओर बहती है, फिर दक्षिण में मुड़ के नामचा बरवा के पास दक्षिण की तरफ मुड़ के नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। दक्षिण में मुड़कर दिहांग गार्ज से भारत में प्रवेश करती है। दिहांग घाट से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र में ये प्रवेश कहाँ पे करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी हमारी प्रवेश की है, ब्रह्मपुत्र में दो नदियाँ आके मिलती है। कौन कौन सी? दिबांग और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश की लोकल नदियाँ हैं। दिबांग प्लस लोहित नदी आके इसमें मिल जाती है। दिबांग लोहित नदी असम में प्रवेश करके ये, इसके बाद ये असम में प्रवेश कर पश्चिम से पूर्व बहती है। पूर्व से पश्चिम, सॉरी, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम बहती है। और इस पे असम में कौन सा द्वीप है? असम में इस पे नदी द्वीप स्थित है, जिनमें माजुली द्वीप है। नदी द्वीप स्थित है जिनमें से माजुली द्वीप बहुत फेमस है। माजुली द्वीप, जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आगे चल के गंगा में मिल जाती है।
गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है। इसके रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, रावी व्यास का। चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लासला दर्रे से होता है। और ये जो तीनों नदियाँ नीचे की, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, पहले बता चुका हूँ। सिंधु नदी तंत्र की नदियाँ हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ। दोस्तों यहाँ पे अरब सागर में जो जल गिरा, इसके लिए हम पहले मैप देख लेते हैं। देखो इस साइड हमारा क्या है? अरब सागर, ये अरब सागर। तो अगर मैं इसमें जल गिराने वाली नदियाँ देखूँ, तो मैं यहाँ से बात करूँ, साबरमती, माई, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार। ऑप्शन में कौन सा है हमारा? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार। इसके अलावा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार। फोर्थ ऑप्शन भी सही है, स्पष्ट भी सही है, पर फोर्थ ऑप्शन में एक और नदी एक्स्ट्रा दे रखी है, तो इसको ले लेते हैं हम। जैसे दोनों ही सही है, ये वो भी गलत नहीं है, उसमें भी जितनी नदियाँ दे रखी है वो भी सही है बिल्कुल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ ऑप्शन, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार। अब इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है, दोनों नदियाँ कहाँ पे बहती है? ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है। तो नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवाहित, ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवाहित होती है। इसके अलावा प्रायद्वीप भारत के अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा इस पे धुआंधार कपिलधारा जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात बोल लो, या इसी को क्या बोलते हैं? कपिलधारा जलप्रपात। इसके अलावा साधु बेटा आइसलैंड नर्मदा नदी के किनारे पे स्थित है। साधु बेट आइसलैंड कहाँ पे? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इस पे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ, इंदिरा सागर, माहेश्वर, इंदिरा सागर है, माहेश्वर है, ओमकारेश्वर है, इसके अलावा सरदार सरोवर है। ये परियोजना है इसके ऊपर। इंदिरा सागर, माहेश्वर, ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे। अगर मैं ताप्ती नदी की बात करूं, तो ताप्ती नदी भी किस में बैठती है? अपनी ब्रह्मपुत्र घाटी में बैठती है। ब्रह्मपुत्र घाटी में
प्रवाहित होती है, बनस्गांती में प्रवाहित होती है। इस पे अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ, परियोजनाओं की बात करूँ इसके ऊपर, तो कौन कौन सी है इसके ऊपर है? उकाई और काकरापार परियोजना, उकाई परियोजना और काकरापार परियोजना। कौन सी नदी पे? ताप्ती नदी पे काकरापार परियोजना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगर मैं मांडवी नदी की बात करूँ, तो मांडवी नदी कहाँ, मांडवी और जुआरी नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है? ये गोवा में, गोवा की नदी है मांडवी और जुआरी नदी। गोवा में, गोवा की नदी है। मांडवी नदी के किनारे पणजी, गोवा की राजधानी स्थित है। पणजी किस नदी के किनारे? पणजी मांडवी नदी के किनारे, गोवा की राजधानी है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी और कौन सी नहर जोड़ती? कंबारजुम नहर। कौन सी नहर? कंबारजुम नहर जोड़ती है। कंबारजुम नहर किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है मांडवी प्लस जुआरी को, मांडवी प्लस जुआरी नदियों को आपस में जोड़ती है कंबारजुम नहर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो कर्नाटक में कौन से अभयारण्य से गुजरती है नदी? कर्नाटक में कर्नाटक में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती है और दूध सागर जलप्रपात बनाती है गोवा में। गोवा में कौन सा? दूध सागर जलप्रपात बनाती है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे? गोवा में बनाती है, गोवा में बनाती है। इसके अलावा अटल सेतु बांध इस पे ही है, अटल सेतु बांध। इसके अलावा बात करूँ मैं आपके चोराओ द्वीप है जिसपे कौन सा? सलीम अली पक्षी विहार स्थित है। पक्षी विहार स्थित है। और इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे, कर्नाटक में कौन सा अभयारण्य से गुजरती है? कर्नाटक में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती है। अभयारण्य कर्नाटक में वन्यजीव, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती है। इसके बाद शरावती नदी की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो शरावती नदी कर्नाटक में जोग जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। भरत पूजा जो नदी है, पुत्र नहीं है दोस्तों, ये पूजा है, भरत पूजा जो नदी है, इसको केरल की नील नदी भी कहते हैं। केरल की नील नदी किसको बोलते हैं? भरत पूजा नदी को केरल की नील नदी भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ देख लो आप, अरब सागर की बात हो रही है तो वो बता देता हूँ मैं आपको। जो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती नदियाँ जो है ना, ये तो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जबकि लूनी नदी कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। यहाँ कौन सी? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये तो कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और अगर मैं लूनी नदी की बात करूँ, लूनी नदी कहाँ गिराती है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। और इसके अलावा माही नदी जो है ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। दोस्तों ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताई है, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अलग से याद रख लेना, क्योंकि अरब सागर की बात चल रही थी तो यहाँ याद आया तो मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की सबसे लंबी, अभी जस्ट मैंने बताया है कौन सी नदी है अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी? नर्मदा नदी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी तो फर्स्ट नदी है जो सबसे लंबी है अरब सागर में जल गिराने वाले में। सेकंड नंबर पे कौन सी हमारी ताप्ती नदी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? माई नदी काटती है। और ये सारी नदियाँ जो है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माई, कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माई, ये चारों नदियाँ ये अपना जल कहाँ पे गिराती? अपना जल गिराती खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात है सोनरेखा नदी पे। कौन सी नदी पे? सोनरेखा नदी पे। ऑप्शन नंबर बी, हुंड्रू जलप्रपात सोनरेखा नदी पे। अब देखो सोनरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रांची से, झारखंड के समीप छोटा नागपुर पठार से। झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड रांची के समीप छोटा नागपुर पठार से उद्गम होता है वहाँ से। छोटा नागपुर पठार क्या है? जो छोटा नागपुर पठार है ये क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। और औद्योगिक क्षेत्र है तो उद्योगों का जो अवशिष्ट है, उद्योगों का क्या है? जो अवशिष्ट है, अवशिष्ट जो होता है इस अवशिष्ट को किसमें डाला जाता है? सोनरेखा नदी में। तो ये नदी कैसी होगी? ये सोनरेखा नदी इससे क्या होगी? इससे प्रदूषित हो चुकी है ये बुरे तरीके से प्रदूषित होगी। इसमें कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। प्रदूषित होगी, जलीय जीव नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, इसलिए इसको जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए सोनरेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दामोदर नदी, इसका भी उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से ही होता है। देखो दोनों का उद्गम छोटा नागपुर पठार से ही होता है, परंतु दामोदर नदी अपना जल किस में गिराती है? जो हमारी शाखा थी गंगा की शाखा, कौन सी शाखा? उगली शाखा में। छोटा नागपुर पठार से उद्गम, पठार से तो उद्गम हो गया इसका। उसके बाद इसने अपना जल किस में गिराया? इसने अपना जल गिराया किस में? हुगली नदी में। हुगली नदी में क्या करती है? जल गिराती है। ठीक है दोस्तों ये सब चीज़ें मैप पे भी ड्रॉ है, आप मैप देख सकते हो। इसके लिए मैं आपको यहाँ लिख के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा रुक जाता हूँ लिखने से, इसलिए आप चीज़ को अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, अगर मैं जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर की बात करूँ मैं तो ये किस नदी के किनारे पे? सोनरेखा नदी के किनारे पर ही स्थित है। कौन सा सर? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पे? झारखंड में। सोनरेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, सोनरेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। अगर मैं वैतरणी नदी की बात करूं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है उड़ीसा की क्योंझर पठार से। कौन सी नदी का? वैतरणी नदी का। ये रही हमारी वैतरणी नदी, उद्गम होगा इसका
क्योंझर पठार कहाँ पे? उड़ीसा में। क्योंझर पठार उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ब्राह्मणी नदी की बात करूँ, ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रांची के पास से। रांची के पास से उद्गम होता है इसका। रांची के पास से इसका उद्गम होता है। जो वैतरणी और ब्राह्मणी नदी का कॉमन डेल्टा है, कौन कौन सी नदी का? वैतरणी और ब्राह्मणी नदी का कॉमन डेल्टा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भितरकणिका मैंग्रोव कहते हैं। कॉमन डेल्टा को भितरकणिका मैंग्रोव कहते हैं, भितरकणिका मैंग्रोव कहते हैं। यहाँ पे ओलिव कछुए पाए जाते हैं, मतलब ये विचरण करने आते हैं। ये हमारे यहाँ के नहीं है, बाहर की प्रजाति है, पर यहाँ पे आती है। ओलिव कछुए पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ हो तो एक बार और क्वेश्चन को देखना। इसके साथ आप नीचे लगा हुआ मैप भी देख सकते हो, उसमें भी सेम चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, भितरकणिका मैंग्रोव कौन सी नदियों के कॉमन? अभी जस्ट बता के नमटाऊँ दोस्तों, वैतरणी और ब्राह्मणी नदियों के कॉमन डेल्टा को क्या कहा जाता है? भितरकणिका मैंग्रोव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गोदावरी नदी की, जैसे इसमें यहाँ गोदावरी नदी दे रखा है, गोदावरी नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो गोदावरी नदी का जो डेल्टा है उसको क्या कहते हैं? केजी डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी लंबी नदी, पहली गंगा है हमारी, है ना, दूसरी लंबी नदी। इसको क्या कहते हैं? इसके अन्य नाम क्या क्या है? दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा, इसको बोलते हैं वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा क्यों कहते हैं समझ में आया आपको? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार पे बह रही है, और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो हमारे क्षेत्रीय नदियों से पुरानी हैं। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, ये क्या है? इसके उपनाम है। जो ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी एक जगह है दावलेश्वरम, दावलेश्वरम। इस जगह से क्या होती है? 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, और गोदावरी नदी पे एक तो पोलावरम बांध है जो आंध्र प्रदेश में है। वैनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। एक तो पोलावरा बांध है, पोलावरम, आंध्र प्रदेश में, और जो वैनगंगा नदी है, वैनगंगा नदी गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? वैनगंगा नदी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों गोदावरी के बारे में आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। इसके बाद हम चलते हैं कृष्णा नदी पर।
अगर मैं कृष्णा नदी की बात करूँ तो कृष्णा नदी के बारे में देख लो आप। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली कौन सी है? गोदावरी नदी है। उद्गम पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है इसका पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं ताम्रपर्णी नदी की बात करूँ, कौन सी नदी? ताम्रपर्णी नदी की बात करूँ तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? अगस्त्यमुलाई चोटी कार्डमम पहाड़ी से। अगस्त्यमुलाई चोटी कहाँ पे? कार्डमम, या इसको इलायची पहाड़ी बोलते हैं, इलायची पहाड़ी से। वेगाई नदी की अगर मैं बात करूँ, वेगाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है इसका तमिलनाडु के वसुनाडु पहाड़ी से। तमिलनाडु की वसुनाडु पहाड़ी से। पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। मदुरई वेगाई के तट पर स्थित है। मदुरई जो शहर है तमिलनाडु का, वेगाई के तट पर है। वेगाई के तट पर है, तट पर है। कावेरी की अगर मैं बात करूं, उद्गम होता है पश्चिमी घाट के पर्वत के पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी चोटी से। पश्चिमी घाट पर्वत की कौन सी चोटी? पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी चोटी से। ब्रह्मगिरी चोटी से। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कावेरी नदी घाटी को दक्षिण भारत का धान कटोरा भी कहते हैं। दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। इस पे कौन कौन से बांध बने हैं? इस पे बना हुआ है कृष्ण राज सागर बांध बना हुआ है। कृष्ण राज सागर बांध कहाँ पे बना हुआ है? ये कर्नाटक में। इसके अलावा इस पे बना हुआ है एक शेडर बांध। ये कहाँ पे बना हुआ है? ये बना है तमिलनाडु में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 15 के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। ये बता चुका हूँ मैं दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कौन सी नदी के उपनाम है? तो दोस्तों गोदावरी नदी के उपनाम है दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा।
महानदी का उद्गम मैंने बता दिया आपको, दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है। इसका जो महानदी नहीं बताया, सॉरी, मैंने अभी आपको उद्गम कहाँ से होता है महानदी का। दंडकारण्य पठार कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन जो है धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ को कटोरा, भारत का धान का कटोरा कहते हैं। और दक्षिण भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं? कावेरी नदी घाटी को, है ना। अगर गोदावरी नदी की बात करूँ तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी, पहले बता दिया दोस्तों मैंने ये, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, इंद्रावती चित्रकूट जलप्रपात बनाती है, और मंजीरा पे क्या बना हुआ है? निजाम सागर बांध बना हुआ है तेलंगाना में। अगर मैं इंद्रावती की बात करूं, चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? इंद्रावती नदी बनवाती है। और मंजीरा नदी पे क्या बना हुआ है? निजाम सागर बांध बना हुआ है। निजाम सागर बांध बना हुआ है तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, और जो दोनों नदियाँ इंद्रावती और मंजीरा, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कर्नाटक का अलमाड़ी बांध और तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर है? यह है दोस्तों हमारा कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पर है। इसके बारे में पहले मैंने बता दिया आपको। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी। इसके उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिम घाट पर्वत, महाराष्ट्र महाबलेश्वर चोटी से। कर्नाटक में अलमाड़ी बांध और तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा आपस में मिल गया है, ये बता चुका हूँ मैं पहले आपको। इसके अलावा जो ये ऊपर दे रखी तीनों नदियाँ, ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं ये तीनों की तीनों, है ना। तुंगभद्रा जो नदी है, ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पश्चिमी घाट पर्वत से 2 शाखाओं में निकलती है। पश्चिमी घाट पर्वत से 2 शाखाओं में निकलती है। कौन कौन सी वो शाखाएं? तुंगा और भद्रा। तुंगा और भद्रा शाखा निकलती है। कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है ये। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं कोयना नदी की, तो महाराष्ट्र में शिवाजी सागर बांध है। इस पे महाराष्ट्र में कौन सा बांध है? शिवाजी सागर बांध। शिवाजी सागर बांध कौन सी नदी पे? कोयना नदी पे। अगर मैं मूसी नदी की बात करूं तो इसके तट पे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत का धान का कटोरा कौन सी नदी घाटी को कहा जाता है? दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, दक्षिण भारत की धान का कटोरा कौन सी नदी घाटी को कहा जाता है? कावेरी नदी घाटी को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। भारत का धान का कटोरा कौन सी नदी घाटी को कहा जाता है? महानदी घाटी को। भारत का धान का कटोरा किसको कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा किसको कहा जाता है? महानदी बेसिन को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, देखो दक्षिण भारत का धान का कटोरा कावेरी नदी घाटी को कहा जाता है, और भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ बेसिन को या महानदी बेसिन को कहा जाता है। 3 बार 2 शाखाओं में विभक्त होती है कावेरी नदी। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 3 बार 2 शाखाओं में विभक्त होती है। 3 बार 2 शाखाओं में विभक्त। 3 बार 2 शाखाओं में विभक्त होती है। पहली बार जब विभक्त होती है तो बीच में कौन सा द्वीप होता है? श्रीरंगपट्टनम द्वीप। फर्स्ट बार में श्रीरंगपट्टनम द्वीप है ना। सेकंड बार जब विभक्त होती है तो कौन सा होता है? शिव समुद्रम द्वीप। शिव समुद्रम द्वीप। थर्ड बार जब होती है तो कौन सी? श्रीरंगन द्वीप। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे? इस नदी पे, कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम जल प्रपात कहाँ पे? ये कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे। और होगेनकल जलप्रपात, होगेनकल जलप्रपात कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। इसमें से ये कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप कर्नाटक में है, और श्रीरंगन द्वीप कहाँ पे? हमारा तमिलनाडु में। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं आपको। दक्षिण गंगा कहाँ से निकलती है? जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसकी कौन सी चोटी? पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी चोटी से। पुष्पगिरी ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध दक्षिण भारत का धान का कटोरा, इसलिए तो इसको कहते हैं दक्षिण भारत का
धान का कटोरा। इसके अलावा कृष्णराज सागर कर्नाटक में बना हुआ है, शेडर बांध तमिलनाडु में बना हुआ है। कृष्ण सागर कहाँ बना हुआ है? कर्नाटक में। और शेडर बांध बना हुआ है तमिलनाडु में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसमें वेगाई नदी की बात करूँ तो वेगाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से इसका उद्गम होता है। अगर मैं महानदी की बात करूँ तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से होता है। और अगर मैं पेन्नार नदी की बात करूँ तो कृष्णा और कावेरी के मध्य में प्रवाहित होती है। इसके अलावा महानदी में छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन को भारत खजाना का गठन कर देता है। छत्तीसगढ़ में ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको। महानदी बेसिन को भारत का धान का कटोरा, भारत का धान का कटोरा कहते हैं। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध कौन सी नदी पे? महानदी पे। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है। अगर मैं पेन्नार नदी की बात करूँ तो कृष्णा और कावेरी के मध्य में प्रवाहित होती है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी है, कृष्णा नदी, कृष्णा और कावेरी के मध्य प्रवाहित होती है, मध्य प्रवाहित। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहाँ देखने को मिलता है? दोस्तों अरीय अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप क्या होता है पहले समझ लो। अरे या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, अरे और अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप मैप में चलते हैं। इस तरीके से अरे नदियाँ केंद्रीय उच्च भूमि से निकल अलग अलग दिशाओं में चल जाती है। देखो यहाँ पे ये नदी इधर चली गई, यहाँ से नदी इधर चली गई और यहाँ से ये नदी इधर चली गई। तो अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहाँ पे देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है अमरकंटक या रांची के पठार से। मतलब उच्च भूमि से नदियाँ निकल के अलग अलग दिशा में चल जाती हैं, उसको अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसी तरह ये समांतर अपवाह प्रतिरूप जो दे रखा है, तो समांतर अपवाह प्रतिरूप में क्या होता है? जो नदियाँ आती हैं तीव्र ढाल से प्रभावित होती है। जैसे यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है ना हमारा, इसकी ढाल कैसी है? बहुत तेज है। तो जब नदियाँ तीव्र ढाल से प्रभावित होती है ना, तो तीव्र ढाल से जब नदी प्रवाहित होती है तो वो बहुत तेज स्पीड से बहती है और एक दूसरे के समानांतर बहती है। तो इसको बोलते हैं समानांतर या अपवाह प्रतिरूप या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। ठीक है दोस्तों, समानांतर अपवाह प्रतिरूप या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अरे अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहाँ देखने को मिलता है? तो मैंने बताया आपको अमरकंटक या रांची के पठार पर देखने को मिलता है। अरे अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कौन सा? इसमें क्या होता है? नदियाँ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती हैं, होती है। अब इसके अलावा भारत के मैदानी प्रदेश में कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? तो भारत के अगर मैदानी प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ पे अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप। खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप देखो कैसे होता है, खंडित या विलुप्त अपवाह
प्रतिरूप, खंडित या विलुप्त अफवाह प्रतिरूप, इसको देखना एक बार समझना दोस्तों। जब नदी क्या होती है, जैसे मान लो मैंने ये हिमालय बनाया, ये इसी वाली श्रेणी, ये वृहद हिमालय या मान हिमालय बोल लो इसको, ये लघु हिमालय मध्य हिमालय बोल लो, और ये बाह्य हिमालय शिवालिक श्रेणी बोल लो इसको। जब नदी यहाँ से आती है, कहाँ से, जब नदी ऊपर से गिरती है तो उसका वेग बहुत तेज होता है, वेग बहुत तेज होता है तो वो बड़े बड़े शिलाखंडों को अपने साथ बहा कर नीचे ले आती है, और इनको कहाँ पे जमा कर देती है, नीचे का जो ये मैदानी क्षेत्र होता है इसके अंदर यहाँ पे इनको क्या कर देती है, जमा कर देती है, यहाँ इनको यहाँ पे जमा कर देती है। और जो नदी होती है, नदी वो इन सब के बीच में घुस जाती है, इन सब के बीच में, मतलब यहाँ दिखती नहीं है नदी हमें, तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे नदी विलुप्त हो गई हो या फिर नदी कई शाखाओं में टूट गई हो। तो इसको ही बोलते हैं हम क्या, खंडित या विलुप्त अफवाह प्रतिरूप, खंडित या विलुप्त हो जाती है यहाँ पे नदी, तो इसको खंडित या विलुप्त अफवाह प्रतिरूप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूँ पश्चिमी तटीय मैदानों पे कौन सा अफवाह प्रतिरूप पाया जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान में, तो पश्चिमी तटीय मैदान में पाया जाता है समानांतर अफवाह प्रतिरूप। मैंने अभी आपको बताया था कौन सा अफवाह प्रतिरूप, समानांतर अफवाह प्रतिरूप। समानांतर अफवाह प्रतिरूप में क्या होता है, जब नदियाँ तीव्र ढाल से प्रवाहित होती है तो एक दूसरे के समानांतर से प्रवाहित होती है, जब प्रवाहित होती है तो एक समान अंतर पर प्रवाहित होती है, एक दूसरे समान अंतर पर प्रवाहित होती है, इसे कहते हैं समानांतर अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सा अफवाह प्रतिरूप पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप। कौन सा अफवाह प्रतिरूप, वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप कैसे, इसमें क्या होता है, जो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियाँ बहती है वो नदियाँ कई शाखाओं में बट जाती है या फिर कई शाखाओं से मिलकर बनी होती है, तो इस ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो वृक्ष के रूप में हो। कई शाखाओं में बट जाती है तो एक वृक्ष के समान संरचना बन जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई वृक्ष हो, इसलिए इसको वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, कौन सी झील लेगुन झील का उदाहरण नहीं है। दोस्तों पहले तो लेगुन झील समझो, लेगुन झील क्या होती है। जैसे हमारा ये है हमारा ये जो मैंने बनाई है, ये जो झील है,
ये क्या है, ये लेगुन झील है। एक्चुअली में लेगुन झीलें क्या होती है, तीन ओर से तो भूमि से घिरी होती है और एक ओर से समुद्र से जुड़ी रहती है। ये कई बार समुद्र की लहरें, कई बार जो समुद्र की लहरें उठ के आती है और अपने साथ अवसाद जो लेके आती है, उससे इन झीलों का मुंह भी बंद हो जाता है, तो ये लेगुन झीलें कहलाती है। अर्थात समुद्र की लहरों के निक्षेप से कभी कभी इनका मुँह आना बंद हो जाता है। और जो केरल में जो लेगुन झीलें पाई जाती है, केरल वाला एरिया है, केरल की जो लेगुन झीलें हैं, केरल में लेगुन झीलों को कयाल कहा जाता है। कयाल कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। ये हमारा इस साइड अरब सागर है और इस साइड बंगाल की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से लेगुन झीलें होती है। तीनों ओर से तो भूमि से घिरी होती है, परंतु एक ओर से समुद्र से जुड़ी रहती है और समुद्र की लहरों के साथ निक्षेप लाए जाने के कारण कभी कभी इनका मुँह आना ही बंद हो जाता है। तो कौन सी झील लेगुन झील का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से अष्टमुद्दी भी लेगुन झील है, वेम्बनाड भी लेगुन झील है, चिल्का झील भी लेगुन झील है, पुली। दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ सारी की सारी झीलें क्या है, लेगुन झीलें दे रखी है उसने। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। अष्टमुद्दी जो झील है ये रामसर सूची में शामिल है, रामसर सूची में शामिल है। इसके अलावा इसके संस्तम कोट्टा झील पहले इसका हिस्सा भी थी। एक झील और है यहाँ पे, संस्तम कोट्टा, संस्तम कोट्टा। ये जो झील है ये लगभग 7-8 हज़ार वर्ष पहले इसी झील का हिस्सा थी। अष्टमुडी झील का ही हिस्सा थी, हिस्सा थी। कहाँ पे अष्टमुडी झील? ये केरल में है, केरल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं वेम्बनाड झील की बात करूँ, वेम्बनाड की बात करूँ तो वेम्बनाड कहाँ पे? भारत की सबसे लंबी तथा केरल की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील कौन सी? वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है। इसमें कौन सा द्वीप पाया जाता है? इसमें वेलिंगडन द्वीप है, वेलिंगडन, वेलिंगडन द्वीप है। इस वेलिंगडन द्वीप पे नौकायान प्रतियोगिता आयोजित होती है। यहाँ पे नौकायान प्रतियोगिता, नौकायान प्रतियोगिता आयोजित होती है। इस नौकायान प्रतियोगिता का नाम क्या है? ये नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे होता है? वेलिंगडन झील पे, वेलिंगडन द्वीप पे होता है। यहाँ पे कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इस झील पे कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है और भारत के बड़े रामसर साइट में से एक है। कौन सी झील? वेम्बनाड झील। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं चिल्का झील की बात करूं तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में, उड़ीसा में चिल्का झील रामसर सूची में शामिल है, रामसर सूची में शामिल है। भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। इसके अलावा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में पहले थी, ये कब थी? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हुई कब? 1993 में, और 2002 में इसको बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है दोस्तों,
अगली हमारी पुलिकट झील। अगर मैं पुलिकट झील की बात करूं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर। इसमें क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। इस श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही क्या है, इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। इसरो का श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 गोखरू झील का उदाहरण है। देखो दोस्तों, गोखरू झील क्या होती है एक बार ही समझ लो आप पहले। जैसे मान लो कोई नदी निकल रही है, यहाँ से ये नदी निकलती है तो ये विसर्पण करती हुई चलती है ऐसे ऐसे ऐसे। अब विसर्पण करते करते क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है ये दोनों जब पास आ जाते हैं तो ये नदी कैसी हो जाती है, ये नदी इस तरीके से हो जाती है। फिर ये और यहाँ से ये जुड़ गए ये ऐसे। तो ये जो झील बनती है इसको क्या बोलते हैं, गोखरू झील। गोखरू झील, ठीक है दोस्तों, गोखरू झील कहते हैं। तो गोखरू झील कौन सी नदी, कौन सी झील है, उल्लर झील कौन सी नदी के द्वारा बनाई जाती है, झेलम नदी के द्वारा। झेलम नदी, शेषनाग झील है यहाँ पे, शेषनाग झील है, उसे झेलम नदी का उद्गम होता है। उसके बाद ये आगे चल के कौन सी झील बनाती है, उल्लर झील बनाती है, उल्लर झील बनाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी, झेलम नदी। आगे चल के क्या बनाती है, उल्लर झील बनाती है, उल्लर झील बनाती है। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है ये उल्लर झील। भारत ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील उल्लर झील है। अगर मैं बेरीनाग की बात करूं तो बेरीनाग के समीप शेषनाग से हैं, समीप शेषनाग से झेलम नदी का उद्गम होता है। इसके बाद लोनार झील जो है ये कौन सी झील है, क्रेटर झील है। लोनार झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है ये। कैसी झील है ये, एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील क्या होती है, क्रेटर झील होती है जब ज्वालामुखी की क्रिया दौरान निर्मित होती है। ज्वालामुखी कुंडों में जब पानी भर जाता है ना, ज्वालामुखी कुंडों में पानी भरने से निर्मित झील, पानी भरने निर्मित झील कौन सी, लोनार झील है, क्रेटर झील है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं लोकटक झील की बात करूं तो लोकटक झील कहाँ पे है, लोकटक झील है हमारी मणिपुर में, मणिपुर में है। उत्तर पूर्वी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उत्तर पूर्वी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बड़ी झील है मणिपुर में तैरती, और ये तैरते हुए वनस्पति
तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी के बने दीपों के लिए प्रसिद्ध है। दीपों के लिए प्रसिद्ध है। तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी बने दीपों के लिए प्रसिद्ध है। इस पर एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है केबुलाम जाओ। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुलाम जाओ। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुलाम जाओ कौन सी झील पे है? रोहतक झील पे। कहाँ पे? ये मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तेलंगाना में मानव निर्मित झीलें हैं। देखो तेलंगाना में मानव निर्मित झीलें कौन कौन सी? निजाम सागर और नागार्जुन सागर। पहले आ चुका है, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं, निजाम सागर और नागार्जुन सागर। कहाँ पे? ये तेलंगाना में। अगर मैं गोविंद सागर की बात करूँ तो देखो गोविंद सागर भाखड़ा नांगल बांध का बराव क्षेत्र है ना, उसको गोविंद सागर झील कहते हैं अपन। भाखड़ा नांगल बांध का बराव क्षेत्र। तो जो भाखड़ा नांगल बांध है ये तो कहाँ पे? ये तो है अपना पंजाब में। और जो इसका बराव क्षेत्र है वो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो ये बराव क्षेत्र है यही गोविंद सागर झील है। सागर झील है ये बराव क्षेत्र है। और गोविंद वल्लभ पंत, अगर मैं गोविंद वल्लभ पंत की बात करूं तो ये यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। रेंग नदी का पानी रोक के बनाई गई है। यूपी प्लस छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कौन सी नदी का पानी रोक के बनाई गई है? रिहंग नदी का पानी। रिहंग नदी पर सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है ना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टेनले झील जो है कहाँ पे? तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, कावेरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका क्लियर हो गया होगा। इनके मैप देखने के लिए फिर से दोहरा रहा हूँ। इसमें जो दिया गया है, जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 पे उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सी जिले पर स्थित है? अभी जस्ट बता के निपटा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वो हमारा लोकटक झील पे स्थित है। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केबुलाम जाओ। केबुलाम जाओ कहाँ पे? मणिपुर। तमिल ये कौन सी है? चेंबर मबक्कम झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में अडयार नदी का उद्गम होता है। सॉरी, तमिलनाडु में अडयार नदी का उद्गम होता है। अगर मैं उल्लर झील की बात करूं तो उल्लर झील कहाँ पे हमारी? जम्मू कश्मीर में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी पर। कहाँ पे ये? कश्मीर घाटी में स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ पर है? पीर पंजाल श्रेणी पर। पीर पंजाल श्रेणी पर। पीर पंजाल श्रेणी पर।
और फिर बंजार श्रेणी कहाँ पे? लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय में J&K में, J&K में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं डल झील की बात करूँ आपसे, डल झील है जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पर लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय पर इसमें कश्मीर घाटी में स्थित है। ये भी कश्मीर घाटी में स्थित है, कश्मीर घाटी में स्थित है। इसका आकर्षण क्या है? इसका आकर्षण है तैरते हुए सब्जी बाजार। यहाँ पे आकर्षण का केंद्र क्या है? आकर्षण तैरते हुए सब्जी बाजार, इसका आकर्षण है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, कौन सी झील विवर्तनीय झील का उदाहरण है? देखो, विवर्तनीय झील क्या होता है? जिसका निर्माण पृथ्वी के भूपटल में हुए दरार या भ्रंश से होता है। निर्माण पृथ्वी के भूपटल में हुए दरार तथा भ्रंश के कारण, दरार भ्रंश के कारण होता है ना। तो इसमें विवर्तनीय झील कौन कौन सी है? तोसो मोरिरी, पोंगोंग त्सो। ये कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं लोनार झील की बात करूँ तो लोनार झील क्रेटर झील है, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कैसी झील है? क्रेटर झील है। चिल्का, पुलिकट, ये कौन सी झीलें हैं? ये झीलें हैं अपनी लेगुन झीलें, लेगुन झील है। देखो, चिल्का उड़ीसा में है, उड़ीसा। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। वेम्बनाड और अष्टमुदी दोनों कहाँ पे हैं? केरल में है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, गोला नहीं है दोस्तों, यहाँ पे गोहला है, एक गलत ऑप्शन है, गोहना। गोहना झील है, ये कहाँ पे स्थित है? ये यूके में है। किस टाइप की झील है? ये भूस्खलन झील है, भूस्खलन झील। ये क्या होती है? ये भी देख लो। इसका निर्माण भूस्खलन तथा शैलपात के कारण होता है। निर्माण भूस्खलन तथा शैलपात के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूर्वी घाट पर गिरने वाली नदियों का क्रम। दोस्तों, पूर्वी घाट की जो नदियाँ हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से क्रम में। ये रही पूर्वी घाट की नदियाँ, तो सोनरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पन्नेर, पालर। तो सोनरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पन्नेर नदी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर है। दोस्तों, इन क्वेश्चनों में मैंने मैप ऐड किए हैं, फिर भी कह रहा हूँ वो मैंने आपको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि मैं आपको ऑप्शन से समझा रहा था। आप उन्हीं चीज़ों को मैप में देख सकते हो साथ के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।